मैं जब विषय को इंट्रोड्यूस कर रहा था, सभी सम्मानित व्यक्तियों का नाम ले चुका था और मैं देख रहा हूँ कि 1/3 से ज़्यादा लोग निकल चुके हैं। इसलिए मैं भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, समय बचाना चाहता हूँ। इस समाज में वो तपस्या, वो धैर्यता नहीं है जो ब्राह्मण समाज में होता है। यही लोग वैष्णो देवी के दर्शन करने जाएं और एक पलथी पर 4 घंटा बैठना हो तो बैठे रहते हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल उतावले भी हो रहे हैं। यही फर्क है। अभी बार बार हमारे साथियों ने आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की चर्चा किया। लगभग 8000 ब्राह्मण, बनिया, पूर्णकालिक है, शादी नहीं करेंगे, वो घर लौट के नहीं आएंगे। जहाँ रात हो गई वहीं सो जाते। ये असली कारण है कि वो हुक्मरान हैं और यही असली कारण है कि हम लोग अच्छी बात भी सुनने के लिए धैर्यता नहीं है। मैं खुद देखा हूँ उनके बीच में। 2014 में मैं जब चुनाव लड़ने के लिए नामांकन किया तो मैं 9 बजे तक क्षेत्र प्रचार में पहुँचता था और जब मैं पहुँचता था तो पता लगता था कि संघ के लोग 6 बजे आकर के हर घर पर हर दरवाजे पर पर्चा बांट करके चले गए। मुझे आश्चर्य होता था। एक उदाहरण आपको बता रहा हूँ कि उनका डेडिकेशन कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा पेशेंस है। उनकी मौत आरएसएस के हेडक्वार्टर पर ही होती है, घर नहीं लौट के जाते और कोई ज़बरदस्ती नहीं है। उसमें से तमाम डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर हैं, जो आरएसएस प्रचारक के रूप में हैं। घर में कोई कमी नहीं है। सुविधा छोड़ करके पूरे जीवन कहीं मणिपुर, कहीं आसाम, कहीं केरला में कईयों की हत्या हो गई, जमीन तैयार कर रहे। सुबह कार्यकर्ता के यहाँ नाश्ता करने जाते हैं, चाय पीने जाते हैं, अपने आप कहते हैं कि हम आएंगे। तो चाय नाश्ता तो हो गया, किसी दलित और पिछड़े के बस्ती में लंच का भी प्रावधान रहता है। किसी अपने दलित या पिछड़े को बोल के रखते हैं कि 10-5 लोगों को जोड़ के रखिएगा, लंच करने आपके हम आएंगे। फिर शाम को लौट करके अपने कार्यालय पहुंचते हैं। इनके हर जिले में कार्यालय हैं, लेकिन पता नहीं होगा। फिर वहाँ अपने आप खाना बनाएं, जो भी हैं। इस तरह से आरएसएस के प्रचारक का दिनचर्या है। अब आप बताइए, क्या हम मुकाबला कर सकते हैं? मैं तो यही देख रहा हूँ।
कलसुत्रा जी कई बार मीडिया से मुखातिब करने के लिए बाहर ले जाना चाहे तो मैंने कहा कि मैं उठ जाऊंगा तो औरों को ऊपर असर पड़ेगा। मीडिया का बाइट तो चलता रहता है, तो मैं कोने में जाकर दिया। तो जो डेडिकेशन है ब्राह्मण अपर कास्ट में, वो डेडिकेशन इस कम्युनिटी में नहीं है। हिमालय के कंदराओं में, पहाड़ों पर, ऋषिकेश जाकर के वहीं तपस्या कर रहे हैं घर छोड़कर, ये नहीं है यहाँ पर। तो एक फ़र्क मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, बड़े करीब से मैंने देखा। अभी ओमसुजा जी से बातचीत हो रही थी कि आर.के. कलसुत्रा जी के ऊपर आर्थिक भार है। मैं जानता हूँ इसमें कोई चीफ इंजीनियर है, कोई डायरेक्टर है, कोई अधिकारी है, कोई कर्मचारी है। अगर इनके घर शादी विवाह हो तो आज के समय में तो ये मिनिमम हो गया कि दहेज में कार अपने आप देंगे। कुछ लोग दूर से चल के आए हैं, वैष्णो देवी यहाँ भी आए हैं, बड़ी खुशी है कि यहाँ भी आए। उसके लिए हमारा ही रिजर्वेशन का कर्मचारी, अधिकारी, प्रधान, सरपंच 10,000 20,000 खर्च करके आएगा दर्शन करने के लिए। अगर कलसुत्रा जी से नहीं पूछेगा कि भैया इतना बड़ा आपने सम्मेलन बुलाया, ये हमारे जितेंद्र मीना जी हैं या लक्ष्मण यादव जी हैं, सुमित जी हैं, डॉक्टर रतन लाल जी हैं, मुझे भी, ओमसुधा जी को, एक टिकट का पैसा कहाँ से लाए होंगे? खाने का इंतजाम कहाँ से आए? समाज वही लड़ाई लड़ा सकता है जो थोड़ा थोड़ा अपनी भूमिका को सोचे। ये चीज़ें अपने आप सोचना चाहिए, और जब तक नहीं सोचा जाएगा तब तक लड़ाई हम लोग नहीं लड़ पाएंगे। हम लोग जानते हैं अभी संसद का नाम डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट हाउस होना चाहिए। उसका बैकग्राउंड बताने, किसी भी मुद्दे में जान लाने में बड़ी ताकत लगती है। मुद्दा अपने आप में चाहे जितना बड़ा हो, मंडल कमीशन भी बस्ते में पड़ा हुआ था, काशीराम जी ने उस मुद्दे में जान डाली। समस्या चाहे जितनी बड़ी हो, अगर आप उसमें जान न डालो तो आम लोगों को समस्या छू नहीं पाती। ये जो संसद भवन के नाम के लिए बैकग्राउंड में कुछ हमने काम जरूर किया। कोविड के समय जब बिल्कुल ये जरूरी था कि मास्क लगाना है, तब डिमॉन्स्ट्रेशन हमने किया था, पुलिस पकड़ती थी 2020 में। उस समय बैनर, लोगों को बुलाना, झंडा, थोड़ा थोड़ा शुरुआत करी। फिर हमने आंध्र प्रदेश में वहाँ का कांग्रेस के प्रेसिडेंट को लीडर ऑफ अपोजिशन के माध्यम से दबाव डाला गया, तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने अपने विधानसभा में पास करा दिया कि संसद भवन का नाम डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट हाउस होना चाहिए। ऐसे नहीं हुआ। हैदराबाद में कई बार सिटिंग किया, कई मीटिंगें किया। फल तो आप भी देखना चाहते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में कितनी तपस्या होती है वो ज़्यादातर लोग नहीं देखते, ज़्यादातर लोग आलोचना करेंगे। फिर हमने झारखंड में जाके प्रचार किया, तमिलनाडु में और कर्नाटक में भी, आंध्रा में तो हो ही गया है। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं अपना नाम आगे बढ़ाता हूँ इसमें,
तो हो सकता है कि कामयाबी न मिले। तो डॉक्टर रतन लाल जी से आग्रह किया सब लोगों से, एक वकील बनने से नहीं होगा, बहुत सारे लोगों का नेतृत्व करना पड़ेगा। भारत बंद कभी सफल न होता अगर किसी एक व्यक्ति के नाम से आवाहन होता, चाहे मायावती जी के नाम से होता, पासवान जी के नाम से होता, मेरे नाम से होता, दूसरे विरोध में लग जाते, हमारे लोग विरोध में लग गए। वो कॉमन गया इसलिए बंद हुआ, दोबारा नहीं बंद हो पाया, दोबारा फ्लॉप हो गया। तो मैं कहना यह चाहता हूँ कि हम सवर्णों को यहाँ पर आलोचना तो करते हैं, लेकिन हम कितने जातिवादी हैं, हम कितने अहंकारी हैं, इसका इल्म हमें नहीं है। जब बाबरी मस्जिद गिरी थी तो भारतीय जनता पार्टी उफान पर थी, सत्ता में उस समय उसे आना चाहिए था, लेकिन सत्ता में 2014 के बाद आई। इसको बहुत कम लोग समझ पाए और एक आदमी के सामाजिक समझ से ये संभव हो गया। अमित शाह को भेजा गया वहाँ गुजरात से, अमित शाह ने वो कंट्राडिक्शन पढ़ा समाज में कि जो बहुजन के नाम से तैयार किए गए थे, कुर्मी समाज के लोग, निषाद थे, चौहान थे, प्रजापति थे, कुर्मी थे, सैनी थे, पासी थे, उन सबको कहा गया था कि तुम अपने अपनी जातियों को जाकर के तैयार करो, और जातियों में लैस कर दिया, चेतना का संचार कर दिया। अब वो जातियां ताकने लगी कि मेरा नेता दिख रहा कि नहीं दिख रहा, मेरे जाति का आदमी एमएलए बना कि नहीं, एमपी बना। हम कोई बौद्धिक दृष्टि से नहीं देख रहे, उस समाज की दृष्टि से देख रहे, जो एक कॉमन। और वो बीमारी यहाँ भी है, मैं यहाँ भी आता हूँ कि यहाँ क्यों कमज़ोर, कलसुत्रा जी क्यों कमज़ोर और रहेंगे। अब वो लोग ने कहा कि बहुजन आंदोलन तो सबने करना है, कुर्सी एक ही क्यों मिलती है, पैसा देके ही टिकट मिलता है। तो इन लोगों ने क्या किया कि पहचान दिया, कुर्मी नेता को बुलाया, बगल में बैठा लिया, मीडिया के सामने प्रस्तुत कर दिया, मेले मंत्री बना दिया, उसकी जातियाँ। निषाद को भी यही किया, पाल गरड़िया के सामने यही किया, उनकी छोटी छोटी जातियाँ जुड़ गई। विडंबना है कि बहुजन आंदोलन के वजह से या उसके कंट्राडिक्शंस को बीजेपी ने कैसा एक्सप्लॉइट किया नॉर्थ इंडिया में, तो सत्ता में आ गया। और स्वाभाविक है, आप सबको तो रोटी दे नहीं सकते। तो क्या होता है कि एम्पावरमेंट अपनी जाति के आदमी को देखकर, तो जाति के आदमी करे या न करे, बस गाली गलौज दे दे, एमपी एमएलए बना हुआ दिखे, बस उसी में जाति खुश हो जाती है। हुआ क्या, 2014 में मैं एमपी बना तो मुझे धोखे से एक जगह बुला लिया गया कि सांसदों का, दलित सांसदों का स्वागत बम्बई में। मैं गया तो वहाँ पर 100 जातीय था। तो मैंने उन लोगों से कहा कि मेरा स्वागत करके तुम्हें क्या फ़ायदा मिलेगा, रुपया पैसा आएगा तो मेरे घर में आएगा, प्रॉस्पेरिटी होगी तो मेरे घर में होगी, जायदाद बनेगी तो मेरे घर में, तुम क्यों बेगाने के शादी में और दूल्हा दुल्हाना हो। दूसरे एमपी बड़े वो देखने लगे तो बड़ा गड़बड़ कर देगा, और गड़बड़ हुआ।
हम कहा बना तो एमपी मैं, और तुम क्यों खुश हो भाई? तुम्हें क्या मिल रहा? क्यों मेरा स्वागत कर रहे? तो हमने कहा अगर मेरा स्वागत करना हो तो विचार बनो, अम्बेडकरवादी बनो और आपस में लड़ना बंद करो, तब तुम्हारा भी भला होगा। अभी तो मेरा ही भला हुआ है, लेकिन तुम्हारा भला मेरे स्वागत से नहीं होगा, विचारों से होगा, पढ़ाई और शिक्षा से होगा। उसके बाद कोई नहीं बुलाया कि आते ही ये दूसरे एमपीओं को इस तरह से, और मैंने कहा ये 5-6 एमपी हैं, 5 नौकरी नहीं दे पाएंगे, मैं इनकी औकात जानता हूँ, 5 साल देख लेना। तो मेरे कहने का है मतलब कि हम तो सवर्णों की आलोचना करते हैं, तो यहाँ वाल्मीकि चमार नहीं है क्या? एक मौका मिला पंजाब में दलित मुख्यमंत्री बनाने का, और उसका नाम ऐसा उछल करके आया हुआ था कि चन्नी जैसा मुख्यमंत्री तो देश को कभी मिला ही नहीं। और चुनाव में क्या हुआ? वो रविदासी समाज का था, मजहबी ने वोट ही नहीं दिया। 16% मजहबी का वोट है, 17%। अब इसके लिए क्या मैं आरएसएस की आलोचना करूं कि जट सिख को आलोचना करूं? वो तो जट सिख भी हो गए कि पहले इस चमार को निपटा लो, फिर बाद में देखेंगे। तो ये उपजातिवाद जो हमारे में है, मंच पर तो हम अम्बेडकरवादी, लिखने में अम्बेडकरवादी, बोलने में अम्बेडकरवादी, हम नीचे उतरते ही जानने लगेंगे। अगर जिसकी जाति नहीं पता है तो पता लगाने लगेंगे, अरे निशा जी की जाति क्या है, गौरव जी की जाति क्या है। और जब तक जाति नहीं पता लगेगी तब तक चैन नहीं आएगा हमारे आदमी। तो ऐसी परिस्थिति से समाज गुजर रहा आज। कल ऐसी मेरी बात हो रही थी, हम कहा देखो भारत के समाज की सच्चाई है, 16% को दूसरा कोई नेता नहीं मानेगा, और 84% वाले लोग डिसाइड करेंगे आपका रिजल्ट। तो दलित मूवमेंट से अकेले आप सत्ता में आ ही नहीं सकते। ये लक्ष्मण यादव जी हैं या कोई बैकवर्ड के लोग हैं, अभी वहाँ तो शुरुआत हुई है। मैंने मीसा यादव को, अखिलेश यादव को और तेजस्वी यादव को बहुत बोला पार्लियामेंट में कि आप अपने कर्मचारी जो बैकवर्ड लोग हैं उनको बुलाकर चर्चा तो करो। गांव का यादव कभी चमार और बासी खट्टी को नेता मान ही नहीं सकता 10, 20, 25 साल में। हम अपने दृष्टि से न देखें, वोट की ताकत तय करती है और हमारा भाषण भी नहीं तय करता। मैं अक्सर कहता हूं कि मेरे विचार और मेरे भाषण का कोई मतलब नहीं, विचार तो बाबा साहब दे सकते। मैं खुद अपने बारे में कहता हूं, सबसे पहले अगर मेरे पीछे लोग नहीं होंगे तो मुझे कहेंगे अरे बोलने दो यार। तो जब तक, और आज के निजाम में, इस सरकार में वोट का ही डंडा है जो इस सरकार को से कुछ काम करा सकता है, बाकी कोई डंडा बचा ही नहीं। अपील नहीं कर सकते, मेमोरेंडम दे के कुछ नहीं कर सकते, अखबार में लिख के नहीं कुछ कर सकते। एक समय था कि संवेदनशीलता सरकारों में होती थी, अब बिल्कुल नहीं। ये साफ साफ कर देना चाहिए, मैं भी कोई गलतफहमी में नहीं हूँ, ये सच्चाई है। हम जितने बोल रहे हैं उतने हमारा अधिकार छिनाना। जब बहुजन आंदोलन उफान पर था उसी समय सबसे ज़्यादा हम कमज़ोर हुए। भाई अगर प्रोफेसर एस.के. थुरात न आते तो आज प्रोफेसर हमारे न होते। आज लगभग 4% शेड्यूल कास्ट के प्रोफेसर हैं, 2% शेड्यूल, 6% तो है कम से कम ओबीसी 0 हैं।
तो गाली देने से आपको नौकरी शिक्षा नहीं मिलेगी। आपको सांत्वना मिल सकता है, अधिकार नहीं ले सकते आप। बहुजन आंदोलन जब अपने उफान पर है, आलोचना कहते हैं कि हिंदी साहित्य में आलोचना का युग, उसके बाद में क्या हुआ, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन में बन गए। इसीलिए मैं परिसंघ को भी कहता हूँ कि मेरा नहीं है, संगठनों का संगठन है। किसी तरीके से लोग एक छत के नीचे आ सकते हैं, सारे तो नहीं आ सकते, एक तिहाई आ जाए तो भी बड़ा काम। इसीलिए संसद भवन का नाम के लिए हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर रतन लाल जी हैं, लक्ष्मण यादव जी को होना चाहिए। ये केवल एक का नहीं है, ये मुद्दा ऐसा है जिसमें सबको बांध सकता है, ये राष्ट्रीय मुद्दा, और उसको ताकत आपको यहाँ जम्मू और कश्मीर में भी मिलेगी। अभी कलसुत्रा जी ने बताया, मैं कलसुत्रा जी को सलाम करता हूँ, ऐसा बहादुर लड़ने वाला, ऐसा ईमानदार लड़ने वाला। चिंता कर लेना कि कॉन्फ्रेंस का खर्च कहाँ से लाए हैं, सुना पर्चियाँ घुमा रहे हैं। अरे दिल खोल कर देना, गरीब नहीं हो जाओगे, और इनका खर्चा बर्चा करके जब जाओगे तो आगे ये लड़ाई लड़ेंगे, वरना ये लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। साधन का बड़ा मतलब होता, हम लोगों की जान निकलती है, हमें मालूम, बहुत मतलब होता है। अभी जो बैली के लोगों का ट्रांसफ़र, वहाँ बैली में बहुत ज़्यादा खतरा है। कश्मीरी पंडित एजिटेटेड हैं, और वहाँ से दिल्ली से मीडिया वाइट चलाती है सरकार की। अब 370 के बाद अब सफाया हो गया, अब वैली से गायब हो गया, और तभी कोई न कोई कांड हो जाता है, तभी कोई न कोई मार दिया जाता है। और 370 हटने के बाद जातिवाद जम्मू कश्मीर में ब्यूरोक्रेसी में बढ़ा है। जो उत्तर भारत का जो रोग है यहाँ भी घुस गया। यहाँ के SC/ST के लोग परेशान हैं। 45 SC/ST, 45 केस SC/ST में लगे हैं, 45 केसेस लगे हैं। कुछ जजेज ने मुझे फ़ोन किया, 22 सब जजेज ने, उसका नेता ने। जब 31 जुलाई को कॉन्फ्रेंस थी हमारी दिल्ली में, उसके पहले भी उसने मुझे फ़ोन किया था, तो मैंने एक QR कोड भेजा था, अकाउंट नंबर भेजा था। हमका आना और सहयोग देना, चूँकि तुम लड़ाई नहीं लड़ सकते, लड़ाई हम दिल्ली में लड़ते हैं। बसें दिल्ली से भरी जाती हैं, कम से कम दर्जनों वॉलंटियर्स हमने दिल्ली में लगा रखे हैं। ऑफिस का खर्च न आया और न पैसा भेजा। 4-5 दिन पहले फ़ोन आ गया कि 22 सब जजेज हैं, उनका प्रमोशन रुक गया। हमका बड़ा अच्छा हुआ, वो बड़ा बुरा माना, नेचुरली बुरा मानेगा। हमने कहा तुम बाबा साहब की कमाई खा रहे, हम लोग कोई मूर्ख हैं वहाँ दिल्ली में? न तुम आए, न तो ये तुम्हारी करनी धरनी। तो ये जो हमारे मुलाजिम है, हमारा जो समाज है, जब तक वो सहयोग संसाधन नहीं देगा तब तक लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। पोस्टर है, बैनर है, आपका हैंडबिल है, क्रिएटिव है, इंटरनेट का खर्च, मोबाइल का खर्च, गाड़ी का खर्च, तेल का खर्च। रामलीला मैदान की बुकिंग अभी से कर दिया, क्योंकि उस समय मिलता ना, तो लगभग 1.5-2 लाख उसका। भाई कहीं न कहीं से आदमी जुगाड़ करता है तो उसके दिल के अंदर कितने छाले पड़ते हैं। और समाज के लोगों की आलोचना करना तो बड़ा आसान है कि अरे खड़ा ही नहीं हो पाया, ये तो लड़ाई नहीं, कुछ करता ही नहीं है।
ये होता। तो साथियों, जो हमारे अंदर के जो जातिवाद है, अंदर का जो हमारा कंट्राडिक्शन है, जब तक वो नहीं मिटाया जाता, आप समझ लीजिए कि आप लड़ाई नहीं लड़ सकते, आप लड़ाई हार चुके हैं। जितना आपसे छीन लिया गया है, यही बचा लिया जाए तो बहुत बड़ी, जितना बचा है वही बचा लिया जाए तो बड़ी बात है। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करता हूँ। यहाँ जब चेयरमैन बनाने की बात आई अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एंड एम्प्लॉइज कांग्रेस का, तो मैंने एक SC के व्यक्ति को बनाया, और वो इस समय भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी के साथ में जो 100 लोग सेलेक्ट हुए उसमें से एक हो, उसको बनाया जहाँ मेरी स्थिति है। तो सवाल इस बात का है कि 15-16%, देखिए आदिवासी से भी कोई उम्मीद नहीं। जहाँ आदिवासियों का क्रिश्चियनाइजेशन हुआ है वहाँ तो रिजर्वेशन का बेनिफिट मिला उनको, चाहे वो झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़, चाहे नॉर्थ ईस्ट हुआ, और मीना के भाइयों को मिला है। बाकी के आदिवासियों को आरक्षण का लाभ अभी तक नहीं मिला है। और जो वहाँ पर हैं राजस्थान में डॉक्टर मीना जी हैं, वो RSS के बड़े प्रचारक हैं, ज़्यादातर उनके फॉलोवर हैं। अब जो ब्यूरोक्रेसी में आए हैं लोग कर्मचारी, वो बदल रहे हैं वहाँ पर। तो लड़ाई कुल मिलाकर के शेड्यूल कास्ट के ही कंधे पर आती है, वो भी कुल मिलाकर के अम्बेडकरवादियों के ऊपर कंधे पर आती है। तो कितनी कम संख्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। फिर भी 22 बार हमने रामलीला मैदान में रैलियाँ करी, और एकलसूत्रा जी का बहुत बड़ा योगदान है, जो कि 81st, 82nd, 85th अमेंडमेंट हमने वहाँ से कराया, वरना आपका रिजर्वेशन यहाँ भी न बचता। आप तो चीफ इंजीनियर बन जाओगे। अभी एक रिटायर्ड सेक्रेटरी भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, पठानकोट से भी लोग बैठे हैं, मिल के जाए, राजौरी के लोग हैं, पंजाब के भी लोग हैं, एक यहाँ से भी बहुजन बैंक बनाने वाले हैं, वहाँ के गुजरात से हैं, एक वहाँ लखनऊ से भी आए हैं। तो इसलिए अम्बेडकर ये पार्लियामेंट हाउस होना चाहिए, ये सामूहिक है, ये कोई एक का नहीं है। जहाँ एक का नेतृत्व दिया वहाँ ये समाज जुड़ता नहीं, ये हमने अंतर्विरोध देखा है। और दूसरी बात, केवल कहने से शिक्षा अगर और नौकरी नहीं रहेगी तो लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं रहेगा। बहुजन बहुजन करते रह जाओगे, नारा लगाते रह जाओगे, तो चाहे यहाँ पर बैकलॉग की भर्ती हो, चाहे प्राइवेटाइजेशन को रोकने की बात हो, 48 सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं, 413 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। आपके हाथ से तो शिक्षा लगभग निकल गई, और हम बहुजन आंदोलन के उफान के दौर में निकला है सब। ये 15 साल से सिलसिला है। जिंदल यूनिवर्सिटी, अशोका यूनिवर्सिटी, लवली यूनिवर्सिटी, भारती यूनिवर्सिटी, तीर्थंकर यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी कब बने? 15-20 साल से ही। बहुजन आंदोलन ने कभी इसके खिलाफ में किया? प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ में कभी किया? और दुष्प्रचार बहुत होता। अरे ये तो मैं देखिए कोई किसी पार्टी का फेवर नहीं करता हूँ जब मैं बोलने लगता हूँ। अरे तो कांग्रेस ने शुरू किया, कांग्रेस ने मनमोहन सिंह के समय में 3 PSUs प्राइवेटाइज हुए थे, तो 20 नए बनाए भी थे। गूगल करके देख लीजिए, पार्लियामेंट में स्टेट में। बस प्रचार है। तो भैया जिससे लाभ मिल सकता है वो अभी बचा लीजिए। और कोई संसद से इस्तीफा दे के भागता है। बहुजन के प्रणेता इस्तीफा दे के संसद से ही भाग गए। तो लड़ाई कौन लड़े? सामाजिक रूप से 15-20 साल में, 25 साल में, 20 साल में जो भी लड़ाइयाँ लड़ी, मैं कोई अपना
श्रेय नहीं लेना चाहता हूँ, इनका हो चाहे भारद्वाज जी हो चाहे रोशन चौधरी जी है, उन्होंने लड़ी। हमने मुद्दे की लड़ाई लड़ी, इमोशनल लड़ाई नहीं लड़ी। इमोशनल लड़ाई लड़ी जा रही है। अरे ज़मीन का सवाल, प्राइवेटाइजेशन का सवाल न उठाया जाए, या एजुकेशन का सवाल न उठाया जाए। यूनिवर्सिटी में एक वाइस चांसलर आप बना लीजिए, आप जानते हैं मिनिस्टर से ज़्यादा भला करेगा। एक यूजीसी के चेयरमैन ने, थोरात ने, वो फ़ायदा कर दिया शायद एक मुख्यमंत्री भी नहीं कर सकता। लेकिन वहाँ ध्यान नहीं है, ये केवल नेगेटिविटी आ गई है समाज में, गाली दो। और खुद के अंदर जालौर का घटना हुआ, बड़े दलित बड़े ही एजिटेटेड होना चाहिए। हम कहा एक वाइस चांसलर नहीं बनता तब तो 10 दलित इकट्ठा नहीं। एक अट्रोसिटीज हो गई तो सारा देश पलट जाता, इसलिए कि वहाँ पर पब्लिसिटी मिलती है, वहाँ नेतागिरी चमकाने का होता है। लेकिन एक वाइस चांसलर की जब आप लड़ाई लड़ेंगे तो पब्लिसिटी नहीं मिलेगी, वो लड़ाई ज़्यादा जरूरी है। एक यूजीसी के चेयरमैन ने कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। 2700 राजीव गांधी स्कॉलरशिप ख़त्म हो गई है। 2700 पीएचडी हर साल शेड्यूल कास्ट के बनाए जा सकते थे, SC ST के। कोई बोला? 2700 पीएचडी हर साल पैदा हो 2004 से, अब बंद हो गया। ये है लड़ाइयाँ। लोग मरते तो रहेंगे, मरने दो, और जब मजबूत हो जाओगे तो मरोगे ही नहीं, तब कोई मारेगा ही नहीं। लेकिन सारी आंकड़ा वही पेश करेंगे, अल्पपीड़न उत्पीड़न। मैं तो देखता हूँ ये सवर्णों की चाल है कि पूरा ध्यान हम लोगों का बलात्कार उत्पीड़न का ही होता। अरे भाई, सशक्तिकरण होगा तो अपने आप उत्पीड़न बलात्कार कम हो जाएगा। वहाँ तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं। हमें नहीं क्या वाइस चांसलर बनाना चाहिए इनको। हमने एक आध दो वाइस चांसलर बनाए, एक आध अभी भी प्रयास लग रहा है। मैं जानता हूँ उनका महत्व क्या होता है, एक प्रोफेसर का महत्व क्या होता है। इमोशनल लड़ाई हमने नहीं लड़ी, हम इमोशन की लड़ाई लड़ते हैं। उनको सवर्णों को बड़ा फायदा होता है, धीरे से डी रिजर्वेशन कर देंगे, धीरे से प्राइवेटाइज कर देंगे, धीरे से नॉट फाउंड सुटेबल अनसुटेबल कह देंगे। लेकिन मुद्दे पर इकट्ठा नहीं होते। ये बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन रहा। जब कभी इतिहास ईमानदारी से लिखा जाएगा तो देखा जाएगा ये दौर सबसे ज़्यादा खराब रहा हमारे। इसी दौर में गए हम। 2000 में हमने देखा था 40 लाख एम्प्लॉयज SC ST के थे, आज घट कर के 18 लाख। 89-90 में 2 साल लगातार स्पेशल रिक्रूटमेंट आया, वही नर्सरी काम आई है बात। लेकिन चूँकि मैं गवर्नमेंट के अंदर रहा तो मैं समझा कि किसकी क्या पावर होगी। उसके बाद डिक्लाइन होता गया और खूब अम्बेडकरवाद फैलता गया, टुकड़ों में बढ़ता गया, आलोचना होती रही और मनुवाद का रोज मनुवाद को ख़त्म करता जा रहा था। इधर हुए हम ख़त्म। या 2000 पहले का ही जो है, या 2004 या 6 तक का ही है जो फ़ायदा भी आज तक हम आगे ख़त्म होने वाला। इसलिए परिसंघ ने, चाहे वो लोकपाल बिल, दिलीप मंडल जी होते तो बजाते, लोकपाल बिल में आरक्षण हमने करा, इसका कोई हिसाब किताब नहीं। 3 संवैधानिक संशोधन हमने करा, इसका भी हिसाब किताब नहीं। निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए 2004 में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में रखा, लेकिन समाज तो गाली में ही लगा रहा और बाद में डाइल्यूट हो गया मुद्दा। और जो CII एसोसिएशन भागे भागे मनमोहन सिंह के यहाँ गए कि हम कुछ और करेंगे, और कुछ एग्रीमेंट हुए भी, ये मैनिफेस्टो में है। लेकिन जब देखा
जब समर्थन मुझे नहीं मिला प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन का, तो जिन्होंने रखा उन्हें नहीं मिला, उन्हें गाली मिल रही, तो वो भी धीरे हो गए, वो भी मंद हो गए। तो भाई आज जो बैकवर्ड की नर्सरी तैयार हो रही है, मैं उसका दो उदाहरण बहुत इम्पॉर्टेंट मैं देखता हूँ। मंडल जजमेंट, अगर मंडल जजमेंट के समय में बीजेपी की सरकार होती तो अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद जैसा जजमेंट होता कभी मंडल के पक्ष में नहीं आता। सरकार उस समय कांग्रेस की थी, उस समय बीजेपी की नहीं थी। 96 में जब हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन दिया अर्जुन सिंह ने, तो 4-6 डॉक्टर वहाँ इकट्ठा होते थे जंतर मंतर के ऊपर, और बड़ा बड़ा बैनर हेडलाइन होती थी। तो अर्जुन सिंह घबराया और मुझसे कहा कि भैया ओबीसी का कोई आदमी नहीं है, कैविएट मुझसे सुप्रीम कोर्ट ने फाइल कराया था। इसी मुलायम सिंह जी ये रिजर्वेशन के खिलाफ, आज रिजर्वेशन इन प्रमोशन हमें मिल गया होता, 2012 में बिल भरवाया था। वो बिल हम ड्राफ्टिंग में हम लोगों का हाथ था, और ज़्यादातर उन्होंने हमारे जो रिटायर्ड IAS थे उनकी डेथ हो गई, उन्होंने ड्राफ्ट किया था इसे। कृष्णन जी ने ड्राफ्ट किया था, लेकिन 2 शेड्यूल कास्ट के लोगों को उकसा दिया, बिल फाड़ दिया, बीजेपी भी पीछे हो गई, दबाव खत्म हो गया और डेड हो गया, किल हो गया। मंडल के खिलाफ गए, मंडल के खिलाफ में गए हैं मुलायम सिंह यादव। ये हालात, तो कहने का ये मेरा मतलब है कि हमें केवल आलोचना, हमें देखना पड़ेगा, तथ्य के साथ जाना पड़ेगा। इमोशन की बात अगर हम करेंगे तो हम समाप्त हो जाएंगे। अब तो मुसलमान के खिलाफ में बोल करके हिंदुओं का वोट ले लो, सवर्णों का वोट लेकर के अपने जाति को इकट्ठा कर लो, जाट के खिलाफ बोल करके 36 जातियों का जाट ले लो। देश में तो यही हो रहा है ना। इसका कई बार नाम दे दिया जाता, मिशन इसका कई बार नाम दे दिया जाता, बहुजन इसका किसी तरह उत्थान दिया जाता। बाबा साहब ने 1943 में जब एक मिनिस्टर थे, आप देख लीजिए, गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन, फॉरेन स्कॉलरशिप और कंट्रैक्ट, गवर्नमेंट कंट्रैक्ट में रिजर्वेशन, ये सब उस समय की शुरुआत है। वो कोई इमोशनलाइज नहीं किया था समाज कि हमारा शुरुआत सुबह सवर्णों को गाली से शाम तक उन्हीं की हो। हमें अपने को भी दुरुस्त करना है, मेरा ये कहने का मतलब। अपने जातिवाद को, अपने अहंकार को भी हमें ख़त्म करना है, ये मेरे कहने का मतलब। अगर हमने नहीं किया तो समझ लो कि हम निस्नाबूद हो चुके हैं, करीब करीब जा चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। हमारे साथी जो लोग हैं उनका तड़पने। तो साथियों, मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि अपने कंट्राडिक्शंस को, दुनिया के तमाम रिवोल्यूशन पढ़ा है, चाइनीज रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन, उन लोगों ने अपने कंट्राडिक्शन को सबसे पहले ख़त्म करते गए, तभी दुश्मन से हम लड़ सकते हैं। तो ये जो पार्लियामेंट में, इसका नाम डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट हाउस होना चाहिए। जब तक एक राय से पूरे देश में प्रचार प्रसार, शंभू जी नहीं लगेंगे, सुमित जी नहीं लगेंगे, लक्ष्मण जी नहीं लगेंगे, और हमारे जितेंद्र जी नहीं लगेंगे, सब लोग, आप लोग नहीं लगेंगे, नहीं होगा, छोटा काम नहीं है। इससे समाज बनता है, इससे कम से कम यह है कि एक्सपोज होंगे। अभी बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के MP ने कहा कि हिंदू धर्म की आस्था पर चोट हो, और जो साहब कराने वाले थे उन्होंने कहा मैं गलती मानता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी
कि प्रतिष्ठा के लिए, चुनाव जीतने के लिए मैं इस्तीफा देता हूँ। यही केजरीवाल का कोई यहाँ पर, मैं कोई राजनीतिक बात तो कर रहा हूँ, लेकिन जो एंटी रिजर्वेशन वाले हैं वो भी कह रहा हूँ, कांग्रेस में भी एंटी रिजर्वेशन वाले हैं। सबसे पहले 2008 में इक्वलिटी फोरम इस्टेब्लिश करने वाला यही आदमी है केजरीवाल, रिजर्वेशन का विरोध करने वाला। विवेकानंद फाउंडेशन 2009 में डोभाल, केजरीवाल और आपका किरण बेदी, 4-5 लोगों ने ही बनाया था विवेकानंद फाउंडेशन। तो कुछ लोग, उसके बारे में भी मैं आगाह करना चाहता हूँ कि अंदर से ये लोग हैं क्या। हम बाहर से दिख जाते हैं, बाहर से हम गाली देते हुए दिखते हैं, अंदर से चाहे उन्हीं व्यवस्था के हम शिकार, वही सब कुछ मानते हो, वो बाहर से नहीं दिखते। बाहर से तो आपके कंधे पर हम वो भी रखेंगे। तो आगे की रूपरेखा जरूरत पड़े, जैसे शैलजा जी ने कहा, हमारी उभरती नेत्री हैं। सबसे अच्छी बड़ी बात यह है कि 97 के बाद से हमारे साथी छोड़े नहीं, बहुत कम छोड़े हैं। और बहुतों का यही कहना होता है कि मरेंगे तो आप ही के साथ मरेंगे। तो नई जनरेशन को भी निकाला जा रहा, इसीलिए नई जनरेशन लड़े। और जो गुजर बकरवाल के साथ में हुआ है वो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। यहाँ एडवोकेट साहब ये शायद भाग दिख गए, ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाए। कहाँ है भाई? अभी आए थे ना एडवोकेट्स, एक ग्रुप आया था गुजर बकरवाल का, एडवोकेट का। कहाँ गए वो सब? एडवोकेट 5-7 एडवोकेट आए थे, कहाँ गए? वो तो गायब हो गए। लड़ाई ऐसे नहीं लड़ी जाएगी। मैं पहचानता हूँ, लगभग मैं सब कुछ समझ लिया अभी तक, इतना देर बैठते बैठते। तो ऐसे लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। ये बहादुर आदमी कैसे लड़ाई लड़े? पार्लियामेंट का हमेशा जब गिराव किया तो उसमें आपने एजेंडा रखा, हमेशा एसटी की बात पार्लियामेंट में अगर किसी ने उठाई है तो गुजर बकरवाल की आवाज़ उठाने वाले यही हैं। और इस परिसर में आपका रिजर्वेशन गया, ये पहाड़ी सारे शामिल हो जाएंगे, उसमें सारे अपर कास्ट के लोग आ जाएंगे। गया आपका नहीं, आप पूरी तरीके से जुड़ो, आधा अधूरा ना जोड़िए। रजौरी के लोग आए थे सब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का हाँ, ये मैं कहना चाहता हूँ आपको। तो साथियों, संगठन के बगैर नहीं होता। पीपल्स पावर हमारे पास है पर्याप्त। हमारे लोगों में एक मुलाजिमों का एक संगठन है, बड़ी सुंदर गालियाँ देते हैं सवर्णों और खूब इतिहास बताते हैं। मैं वहाँ सुप्रीम कोर्ट से लेके आया, ओ सारे सच का हुआ। आज तक एक लड़ाई नहीं लड़ी, एक लड़ाई नहीं लड़ी आज तक, एक मुद्दा नहीं छुआ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर रतनलाल जी हंस रहे हैं, जानते हैं, वो पैसा इकट्ठा कर ले जाते हैं सवर्णों को गाली दे करके, और जो आपका रोजी रोटी नौकरी दिलाने की लड़ाई लड़ रहा है, आपके आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है, उसको मिलता ही नहीं, इनको मिलता ही नहीं। तो इसलिए साथियों, मैं इस बात को, ये क्या है, कश्मीर के एम्प्लॉय करने पर बैठे हुए, यहाँ पर बैठा है। हाँ, 192 से, और वो ट्रांसफ़र पॉलिसी चाहते हैं। वो ट्रांसफ़र पॉलिसी के ऊपर मैं बोल चुका हूँ। तो डॉक्टर ओम सुधा जी, इनका पूरा ये डॉक्टरेट है, अच्छी नौकरी ले सकते हैं। आप जानते हैं 12 घंटे 14 घंटे केवल परिश्रम का काम करते हैं। मैं तो उतना नहीं कर पाता हूँ। इस पार्लियामेंट के लिए और इनके कलसुत्रा जी के लिए आप क्या कर सकते हैं, अभी पता लग जाएगा। और समाज के लिए योगदान देने से कभी कोई गरीब नहीं हुआ है।
हमारे कुछ हैंडबिल हैं, उस हैंडबिल में QR कोड है। आज सब्जी भी खरीदने वाला, आइसक्रीम भी खरीदने वाला मोबाइल से खरीदता है, जिसका दिल कुछ बड़ा है, ये हैंडबिल लेकर के QR कोड से पार्लियामेंट का नाम डॉक्टर अम्बेडकर पार्लियामेंट होना चाहिए, उसके लिए डोनेट कर दे। और इस कलसोत्रा जी की जो पर्चियाँ हैं, जो कौन लोग हैं, जितने लोग हाथ उठा दे कि जो लोग इसमें सहयोग देना चाहते हैं, हाथ उठाएंगे आप लोग? जो QR कोड यूज करते हैं, हैंडबिल ले लीजिए, वो बांट भी दीजिएगा। और कलसोत्रा जी को चाहे 1 रुपया देना, चाहे 100 रुपया देना, चाहे 1000, चाहे 10,000 देना। अभी AR सिंह जी ने पार्लियामेंट का नाम डॉक्टर अम्बेडकर पार्लियामेंट हाउस होना चाहिए, उसका इन्होंने घोषणा किया है। अपनी तरफ से 50,000 दे रहे हैं। आप लोगों को भी देखना होगा कि आप कितना सहयोग दे सकते हैं। ये हैंडबिल नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।